का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, बातचीत शुरू की जाए, उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें हमने चुनी हैं इस शो के लिए। तो शुरुआत करेंगे खाने के तेल की खबर के साथ। क्यों महंगा होने लगा खाने का तेल? महंगाई की बास्केट में एक और चीज जुड़ गई जिसकी कीमतें बढ़ने लगी हैं। इधर शेयर बेचो, उधर पैसा खाते में से भी कर रहा है ऐसी तैयारी। मनरेगा में मांग इतनी ज्यादा क्यों? मनरेगा के काम की मांग लगातार बढ़ रही है, बजट लगातार खर्च हो रहा है। 60% बजट करीब 3 महीने में उड़ गया। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये जानेंगे। सरकार लाएगी इंटरनेट बंदी के नए नियम। इंटरनेट बंदी जब जब होती है तो सब कुछ चलना बंद हो जाता है। कुछ नए नियम आएंगे जिसमें कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये जानेंगे। आईटीसी के डीमर्जर से क्यों खुश नहीं हुआ शेयर बाजार? आईटीसी के डीमर्जर की खबर ऐसी थी जिसका इंतजार लंबे समय से था, लेकिन जब वो खबर आई तो बाजार खुश होने की बजाय निराश हो गया। 2 दिन में 7% शेयर टूट गया। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप साफ हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये जानेंगे। और इनकम टैक्स वालों की नजरों से अब कोई नहीं बचेगा, यह है आज दिन की सबसे बड़ी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा महाअभियान छेड़ दिया है टैक्स चोरी के खिलाफ। क्या वो महाअभियान है? किन किन लोगों पर सख्ती होगी, कैसे वो सख्ती होगी, क्या उसके लिए किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। और ये इस समय जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इस समय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है। 6 दिन बचे हैं, आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद नहीं भरा तो जुर्माना लगेगा। तो इस समय ये खबर और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियों से बचना है। शुरुआत खाद्य महंगाई की खबर के साथ। खाद्य महंगाई और ज्यादा बढ़ने की आशंका मजबूत हो रही है। दाल, सब्जियां और अनाज पहले ही महंगे थे और अब लिस्ट में जो नया नाम है वो है खाने के तेल का। जुलाई के दौरान सरसों का तेल और पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जुलाई की शुरुआत में सरसों का तेल 130 रुपए उसका औसत भाव था, जो अब बढ़कर 135 रुपए हो गया है। इसी तरह पाम ऑयल भी 100 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा था, जो बढ़कर 105 रुपए भी बिकने लगा है। एक और खबर यह है कि ब्लैक सी ग्रेन डील से रूस के बाहर होने की वजह से सूरजमुखी तेल के आयातित भाव में करीब 10% की तेजी आ चुकी है। इस वजह से रिटेल मार्केट में सूरजमुखी तेल का भाव भी बढ़ सकता है, ये भी आशंका गहरी हो रही है। सर, क्यों बढ़ने लगे खाने के तेल के भाव? ये खाने के तेल के भाव बढ़ने में अब अंतर्राष्ट्रीय कारण सामने हैं। भारत में हालांकि खरीफ के पूरे उपज के जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उसमें तिलहन को लेकर स्थिति थोड़ी कंफर्टेबल है, आरामदेह लगती है। दलहन को लेकर चुनौती है, पैडी में कितनी ईल्ड आएगी, धान में कितनी पैदावार होगी, इसके बारे में लेकर संशय है। लेकिन तिलहन को लेकर भी बहुत सारा ज़्यादा सवाल नहीं है। लेकिन भारतीय बाजार में तिलहन की कीमतें, एक तो खरीफ का असर, खरीफ कमज़ोर होने का असर, मानसून जिस तरीके से अव्यवस्थित और बिखरा हुआ है, भारत के एक हिस्से में सूखे की स्थिति है, एक हिस्से में बाढ़ की स्थिति है, ऐसी स्थिति में। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं। पाम की कीमत आपको बताई शुभम ने। इसके अलावा अगर आप ग्रेन डील से या अनाज के संधि से रूस से बाहर निकलने के बाद जो सनफ्लावर ऑयल की कीमतें, इनमें बढ़ोतरी, इसकी वजह से भारतीय बाजार में खाद्य तेलों की महंगाई का सेंटीमेंट भी बनने लगा है। हालांकि भारत का उत्पादन, अभी भारत में तिलहन के उत्पादन के मोर्चे पर चुनौती नहीं है। आयातित कीमतें भी पिछले साल से कम है। जो अभी इंपोर्ट हो रहा है भारत में तेल, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल देख लें, करीब 35% सस्ती कीमत पर इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन बाजार में तेजी की अंतर्धारणा बनने लगी है। यानी पूरी की पूरी थाली, पूरी की पूरी फूड बास्केट, जिसमें अनाज भी महंगे थे, मसाले भी महंगे थे, दाल भी महंगी थी, तेल भी उसमें, खाद्य तेल भी उसमें शामिल हो रहा है। चावल के निर्यात पर बंदी की खबर हमने आपको मनी सेंट्रल में बताई थी। अब इसकी आपूर्ति और सुधर सके, इसके लिए सरकार ने एक कदम और उठाया है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए सब्सिडी वाले चावल को जारी करने का पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह कदम गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक के बाद उठाया है। बता दें कि डिस्टिलरी के ऊपर आरोप था कि वे अनाज को खुले बाजार में बेचकर मुनाफाखोरी कर रही हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से चावल नहीं मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश में 10 से 12 और महाराष्ट्र में करीब 15 से 16 डिस्टिलरीज जो हैं वो अपना कामकाज समेट रही हैं, बंद हो चुकी हैं। सर,
क्या आपको लगता है ये कदम एक के बाद एक दिखा रहा है कि चावल की कमी सामने आने लगी है? चावल की कमी तो सामने दिख रही है। सरकार ने निर्यात बंद किया और उसके बाद एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए चावल देना बंद किया, लेकिन इसका असर शुभम कीमतों पर नहीं दिख रहा है। चावल की कीमत अगर आप माने तो एक महीने पहले 40 रुपए थी, अब 41 रुपए के आसपास है। यानी सरकार जितनी कोशिशें चावल की आपूर्ति को सीमित करने और अपने भंडारों में रखने के लिए कर रही है, उसका असर बाजार में कीमतों पर नहीं दिख रहा है। और एथेनॉल का प्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जहां पर सरकार का सब्सिडी वाला चावल है, सस्ता चावल जाता था, और सरकार और ये कोशिश थी कि एथेनॉल के उत्पादन से उसे पेट्रोल डीजल और पेट्रोल उत्पादों में मिलाकर आयात में कमी की जा सके। हालांकि वो दूसरी डिबेट है कि उसका कितना लाभ हुआ, लेकिन अभी जितनी भी कोशिशें चावल को लेकर की जा रही हैं बाजार में, वो थोड़ा ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही हैं। बाजार में कीमतें बढ़ने से रोकने में मदद नहीं कर रही हैं। सर, इस बीच एथेनॉल की पॉलिसी को लेकर भी चर्चाएं हैं, उस पर भी एक नई बहस छिड़ गई है। क्या इस पर आपकी क्या टिप्पणी? एथेनॉल को लेकर अब कई तरीके की चर्चाएं। जैसे भारत में एथेनॉल की नीति जब लाई गई थी तो उसके दो बड़े मकसद थे। एक मकसद ये था कि भारत में एथेनॉल बनाया जाएगा गन्ने से और बाकी फसलों से जो भी जिनसे बनाया जाता है, और उसे पेट्रोल उत्पादों में मिलाया जाएगा, जिससे कच्चे तेल का आयात कम होगा और कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। हमने आपको मनी सेंट्रल में बताया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में कोई कमी नहीं आई, रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। भारत में इस साल कच्चे तेल के आयात को कम करके 67% पे लाया जाना था, जो लक्ष्य था सरकार का 2015 में, वो इस साल लगभग 90% के आसपास पहुंच गया। दूसरा, पर्यावरण की दृष्टि से एक बहस और भी शुरू हो रही है कि एथेनॉल के उत्पादन के लिए जिन फसलों का इस्तेमाल किया जाता है या जिन फसलों से एथेनॉल बनाया जाता है, वो फसलें भी पर्यावरण के लिए असुरक्षित हैं। यानी आप पानी ज़्यादा खपा रहे हैं, पानी खर्च करके गन्ना उगाते हैं और पैडी उगाते हैं और फिर उससे एथेनॉल बनाकर उसको पेट्रोल उत्पादों में मिलाते हैं। तो ये नीति पर्यावरण की दृष्टि से भी कितनी बेहतर है, इस पर भी अब बहस शुरू हो रही है। लेकिन पहली बार भारत में एथेनॉल के पूरे उद्योग में दोनों तरफ से, क्योंकि शुगर केन की साइड से भी और पैडी की साइड से भी, एथेनॉल उद्योग के लिए अब चुनौती है कि उसे कच्चा माल नहीं मिलेगा डिस्टिलरीज को, और उसके बिना एथेनॉल के उत्पादन में कमी आएगी। बाजार नियामक सेबी लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिससे कि बाजार में पारदर्शिता आ सके, शेयर बाजार में ज्यादा पारदर्शी कारोबार हो सके। इसी कड़ी में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने कहा कि नियामक शेयर बाजार में सौदों के क्विक सेटलमेंट की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं है जब शेयर बाजार में सौदे सेटल तुरंत होने लगेंगे। आप अभी शेयर बेचेंगे और तत्काल आपके बैंक खाते में वो पैसा आ जाएगा। अभी इस काम में 1 से 2 दिन का समय लगता है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर से सेबी बात कर रहा है। ऐसा होने पर सौदों के सेटलमेंट में लगने वाला समय घट जाएगा। इसके अलावा कंपनियों को तय भाव पर डीलिस्टिंग की अनुमति भी मिल सकती है, एक ये बात भी उन्होंने बोली। इसके अलावा आईपीओ को लेकर कुछ नियमों में भी बदलाव की बात कही गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, पहली बात जो मैं पूछना चाहूंगा वो है सेटलमेंट प्रक्रिया। यहाँ क्या बदलाव होने वाला है? सेबी बाजार में अब इंटरवीन कर रहा है तकनीक के रास्ते से, नियमों के साथ तकनीक के रास्ते से, जिससे कि तमाम निवेशकों को जो लंबे समय तक उनके शेयर सेटलमेंट की प्रक्रिया में फंसे रहते हैं वहां से निकल सके। अभी सामान्य रूप से परिस्थिति क्या होती है शुभम, कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उस स्टॉक को आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लाते हैं खरीदने के बाद, और उसके बाद उसे डीमैट अकाउंट में भेजा जाता है। ये प्रोसेस है। इसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2 तरीके के इन्वेस्टर हैं बाजार में। एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेली खरीदते बेचते हैं, और दूसरे वो इन्वेस्टर हैं जो लंबे समय के लिए स्टॉक खरीदते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लगते हैं, और इस प्रक्रिया में स्टॉक्स का पेमेंट ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में फंसा रहता है। सेबी ने 2 महत्वपूर्ण इंटरवेंशन करने की घोषणा की है। पहला ये कि जो पेमेंट है वो सब इंस्टेंट यूपीआई के जरिए होगा, यानी वो तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा। अब ऐसी व्यवस्था आएगी कि जिस दिन आपने स्टॉक खरीदा उसी दिन वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्लियर हो गया, यानी आपको उतना पैसा लंबे समय तक ब्लॉक नहीं रखना पड़ा। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि ऐसी स्थिति में आपको अगर कोई किसी तरीके की मार्जिन मनी लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है तो उसकी भी जरूरत नहीं होगी। इंट्राडे वालों को भी इस बात की सुविधा मिलेगी कि वो अपने सौदे तेजी से डील कर सकें या ट्रेड कर सकें। यह माना जा रहा है कि सेबी ने ये कहा भी कल, सेबी की चेयरमैन ने, कि ऐसी इस परिस्थिति में जो हमने हस्तक्षेप किए उसे निवेशकों को 1 साल में 3,500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब ये इस हस्तक्षेप के बाद भारत में शायद पहली बार, दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि शेयरों का सेटलमेंट इन्वेस्टर्स के लिए, आम इन्वेस्टर्स के लिए 1 दिन में पूरा हो जाएगा। खरीदा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लियर हुआ और डीमैट अकाउंट में पहुंच गया। सर, आईपीओ के नियमों में किस तरीके के बदलाव की कोशिश है? आईपीओ को लेकर सेबी ने कंपनियों की दृष्टि से कंपनियों की मदद के लिए कदम उठाया है। वो मदद ये कि आमतौर पर आपके सामने से खबर आती होगी कि किसी कंपनी ने अपना आईपीओ का DHRP फाइल किया, जो कि ड्राफ्ट हेयरिंग डॉक्यूमेंट होता है, और उसे सेबी ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट
करने के बाद बाजार में उस कंपनी को लेकर उसके निवेशकों के बीच उसका सेंटिमेंट खराब होता है। तो सेबी अब व्यवस्था करने जा रही कि एक कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग की अनुमति होगी, यानी उस व्यवस्था के तहत जिसकी कंपनी जो आईपीओ लाना चाहती है वो अपना प्रस्ताव रेगुलेटर के पास कॉन्फिडेंशियली फाइल करेगी, और जब वो अप्रूव हो जाएगा या जब उस पर डिस्कशन हो जाएगा, पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा, तब फिर फॉर्मल फाइलिंग की जाएगी, कंफर्म फाइलिंग की जाएगी, और इसके बाद ही आईपीओ का प्रॉस्पेक्टस बाजार सामने जारी होगा और लोगों के सामने जाएगा। इससे कंपनियों को जो सेटबैक लगता है रिजेक्ट होने से, जो उनको झटका लगता है और किसी वजह से उनके प्रस्ताव अप्रूव नहीं होते सेबी से, इसका ये बचेगा। और ये फिक्स प्राइस पर डीलिस्टिंग की कोशिश, हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आमतौर पर जब कोई कंपनी डीलिस्ट होती है, कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होती है, तो वो अपने निवेशकों से शेयर वापस खरीदती है और उनको एक कीमत पे करती है। आमतौर पर देखा गया है कि इस प्रक्रिया में बुक बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है और कंपनियों को तमाम तरीके के प्राइस मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ता है, और निवेशकों की तरफ से भी अतिरिक्त दबाव होता है कि कंपनी किस कीमत पर अपने स्टॉक को खरीदेगी। अब से भी जो नया नियम लेकर आ रहा है वो खासा महत्वपूर्ण नियम है। अगर कोई कंपनी शेयर बाजार से अपने आप को डिलिस्ट करना चाहती है, यानी अपने सूचीकरण को खत्म करना चाहती है, तो एक फिक्स्ड प्राइस तय करेगी और उसी प्राइस पर उसका शेयर सारे निवेशकों को उसी प्राइस पर सारे निवेशकों से अपने शेयर वापस खरीदेगी। और इससे सेबी का मानना है कि इससे जो डिलिस्टिंग की प्रक्रिया में तमाम पारदर्शिता के सवाल हैं वो हल हो सकेंगे। देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल कराने के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। केंद्र सरकार ने कल संसद में बताया कि 21-22 और 22-23 के दौरान उज्ज्वला योजना के तहत प्रति परिवार औसतन 3.7 सिलेंडर भरवाए गए, जबकि 20-21 के दौरान ये आंकड़ा 4.4 सिलेंडर का था। उस समय कोरोना को देखते हुए सरकार की तरफ से सिलेंडर भरवाने को छूट भी दी गई थी। सर, ये कमी फिर क्यों आई? उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी और रियायतें दी गई थी उनमें बाद में कमी हुई और उसकी वजह से उज्ज्वला योजना में सिलेंडर रिफिल की संख्या बढ़ी है, 4 से अब 3 हो गई है। सरकार ने हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ सब्सिडी अभी भी अवेलेबल है, इसके बाद भी जो बाजार में सिलेंडर की कीमत है, यार जो एलपीजी का प्राइस बढ़ा है, उसका भी असर लोगों के उज्ज्वला के सिलेंडर लेने पर दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में जितना बजट तय किया था उसका 58% हिस्सा जून तिमाही में ही खर्च हो गया, यानी कि 3 महीने में उतना खर्च हो गया जितना लगभग 6-6.5 महीने में खर्च होना चाहिए था। मनरेगा के खर्च में हुई बढ़ोतरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत दे रही है। संभावना यह है कि सरकार इस बजट को बढ़ा सकती है। पिछले साल भी इस बजट को बढ़ाया गया था। सर, क्या बता रहा है मनरेगा का ये आंकड़ा? मनरेगा का आंकड़ा भारत के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बताता है। पहले तो हमें देखें कि जो सरकार की तरफ से अभी आंकड़ा है वो बताता क्या है। 2023-24 के बजट में, यानी इस साल के बजट के लिए 60,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन मनरेगा में किया गया था। जून तक इसका 58% हिस्सा खर्च हो चुका है। यानी इस खर्च होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के श्रमिकों की मांग, मनरेगा के काम की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिस्थितियां सुधरने की तस्वीर दिख रही, पर शहरी इलाकों में रोजगार नहीं निकल रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में खेती की एक्टिविटीज़ के अलावा भी अभी बड़ी बेरोजगारी बनी हुई है। और ये आंकड़े जो हम बार बार आपको मनी सेंट्रल में बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 8%, 9% के आसपास रहे, 7 से 8% के बीच बनी हुई है, रूरल वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मनरेगा के इस आंकड़े से दिखाई देती हैं। मनरेगा भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की परिस्थिति का एक किस्म का सब इंडेक्स है जिससे आप जान सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पिछले साल सरकार ने मनरेगा का बजट रखा था 73,000 करोड़ रुपये। इस साल मनरेगा के बजट में कटौती की गई थी और ये माना गया था कि इस साल के बजट में चूंकि अर्थव्यवस्था में विकास होगा, शहरों में रोजगार मिलेंगे, मनरेगा में ज़्यादा काम मांगने वाले नहीं आएंगे। याद रहे कि पिछले साल 73,000 करोड़ रुपए के बजट के बदले 90,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो अगर आप पिछले साल के कुल खर्च से देखें तो मनरेगा के बजट में बड़ी कटौती इस साल की गई थी। लेकिन अब जो परिस्थिति दिख रही है शुभम की, अप्रैल मई जून के दौरान ही 60% बजट खर्च हो चुका है। इसका मतलब है कि सरकार को मानसून सत्र में ही, इसी सत्र में या तो अनुपूरक मांगों के तहत या फिर संसद के शीतकालीन सत्र में डिमांड फॉर ग्रांट्स के जरिए मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। दंगा फसाद या तनाव की स्थिति बने ऐसे समय में सरकारें अफवाहों की रोकथाम के लिए उस संबंधित इलाके का इंटरनेट रोक देती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट से जुड़ी जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। दरअसल ट्राई एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसके तहत ऐसे मामलों में कुछ पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सिर्फ उनको रोका जा सके। मौजूदा समय में प्रशासन के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे किसी चीज़ पर रोक लगाई जा सके और बाकी चीज़ें
चलती रहें। सर ऐसा किया क्यों जा रहा? भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जहां सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद होता है। 2016 से भारत में जो टोटल नेट शटडाउन हुए उनमें 58% नेट शटडाउन हुए हैं, और बड़े देशों में तो भारत उन दुर्लभ देशों में से होगा जहां पर इंटरनेट को पूरी तरह बंद किया जाता, साल में और कई बार बंद किया जाता है। अब सरकार को यह महसूस हो रहा है कि जो इंटरनेट का ब्लैकआउट किया जाता है इससे पूरी वित्तीय सेवाएं चरमरा जाती हैं, इससे मोबाइल वॉलेट्स बंद हो जाते हैं, इससे जो पूरे ट्रांजैक्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। और ये इसकी समस्या केवल आम उपभोक्ताओं को नहीं, सरकारी नेटवर्क को भी, सरकारी सिस्टम को भी झेलनी पड़ती, बैंकों को भी झेलनी पड़ती। इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे नेटवर्क में इंटरनेट बंद होने के कारण तो TRI ने एक प्रस्ताव रखा है, जिस प्रस्ताव के तहत तकनीकी तौर पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किसी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने की स्थिति में र्यूमर्स या अफवाहों को रोकने के लिए जिन चैनलों की या जिन प्लेटफॉर्म्स की के दुरुपयोग होने का या इस्तेमाल होने का खतरा है, सिर्फ उनको ही बंद किया जाए, पूरा इंटरनेट न बंद किया जाए। भारत के एक हिस्से में कई बार लंबे लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। अगर ऐसा होता है तो कम से कम भारत में इंटरनेट को लेकर के बंद होने को लेकर जो तमाम सवाल उठते हैं और जो समस्याएं होती हैं उनमें कुछ कमी होगी। देश के कई राज्य भारी कर्ज के बोझ में दबे हैं और कर्ज का बोझ घटाने के लिए या तो टैक्स बढ़ा सकते हैं या खर्चों में कटौती करने के लिए नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें कम कर सकते हैं। सोमवार को संसद में राज्यों के ऊपर कर्ज को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के कर्ज के आंकड़े सदन में रखे। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 6 ऐसे राज्य हैं जिन पर इस साल मार्च तक कुल 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। इनमें जो राज्य आते हैं उनमें तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु पे तो कुल कर्ज 7.54 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। सर कर्ज बढ़ने की वजह? 2 वजह हैं कर्ज बढ़ने की। एक वजह तो ये कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त कर्ज उठाने की छूट दी थी। अगर आपने कोविड के दौरान केंद्र सरकार के फैसलों का जिक्र याद करें तो राज्य सरकारों के लिए उनके बजट के अनुपात में एक कर्ज लेने की सीमा तय की गई, जिसे कि FRBM एक्ट कहा जाता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कानून, जिसके तहत सीमा तय की जाती है। सरकार ने वो सीमा रिलैक्स कर दी थी क्योंकि राज्य सरकारों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी कोविड संबंधी कामकाज करने के लिए, और अर्थव्यवस्थाएँ बंद थी, इसलिए रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो पहली तो चीज़ है कि कर्ज इसलिए बढ़ा कि राज्यों के लिए अलग से विंडो खोली गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि GST के रेवेन्यू में नुकसान हुआ, उस नुकसान के बदले भी राज्य सरकारों को कर्ज लेने की छूट दी गई थी, तो एक और हिस्सा था जहां से ज़्यादा कर्ज आया। और तीसरा ये कि ओवरऑल पूरे 3 साल में 2 साल में कोविड के आसपास राज्यों के राजस्व में कमी आई, उसमें गिरावट दिख रही है। पिछले साल जब से सरकार ने राज्यों के कंपनसेशन को बंद कर दिया देना, जो कि GST के तहत कंपनसेशन दिया जाता था, उसके बाद राज्य सरकारों के पास रेवेन्यू के सोर्सेस कम बचे हैं और इसलिए कर्ज में बढ़ोतरी हुई। पर 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के कर्ज वाले राज्यों की संख्या बढ़ रही है और बड़े राज्य, ज़्यादातर भारत के बड़े राज्य अब 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के कर्ज वाली सीमा में पहुंचते दिखाई दे। लेकिन उड़ीसा एक ऐसा सरप्राइज है जिसके कि कर्ज में कमी आती दिखाई दे रही है। सर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले वर्षों में अगर हम देखें तो? 2 बड़े घटनाक्रम इधर हाल में हुए जिनका असर हमें राज्य सरकारों के इस बढ़े हुए कर्ज पर दिखाई देगा। अब राज्य सरकारों ने जो बोरोइंग की पिछले साल मार्च अप्रैल से लेकर अभी तक वो सब महंगे ब्याज दर पर हुई, क्योंकि रिजर्व बैंक ने लगातार ब्याज दरें बढ़ाई हैं और उन ब्याज दरों में पे जो बोरोइंग की गई उनका असर हमें अगले 1-2 साल में उनकी बैलेंस शीट पर दिखाई देने लगेगा। इससे पहले की जो बोरोइंग हो रही थी वो सस्ती रेपो रेट पर थी, कम रेपो रेट भी थी। बीच के साल में स्थिति ये हुई, अभी के आंकड़े हैं फरवरी मार्च तक कई सारे राज्यों ने 8%, 9% के ऊपर भी कर्ज उठाया, क्योंकि उनकी साख ऐसी अच्छी नहीं थी। उन्हें बैंकों ने 7% और 8% पर कर्ज दिया। तो ये जो कर्ज का बोझ है इसमें महंगा कर्ज काफ़ी बड़े हिस्से में जा रहा है। तो वो महंगा कर्ज आने वाले समय में राज्य सरकारों की खर्च करने की क्षमताओं को और उनके बजट को निचोड़कर बिल्कुल रोक देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य सरकारों के पास राजस्व के स्रोत कम हैं, क्योंकि GST के तहत अब उनको कंपनसेशन मिलना बंद हो गया है। इसलिए राज्य सरकारें टैक्स जुटाने के नए तरीके निकालेंगी और उसकी कोशिश कई सारे राज्यों में शुरू हो गई है, जिन राज्यों में लंबे समय में चुनाव होने वाले हैं। पर यहाँ एक बंधन यह है कि अभी 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला और इसलिए राज्य सरकारों के पास इतना रास्ता, इतने विकल्प नहीं होंगे कि वो टैक्स या सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर, दरें बढ़ाकर टैक्स जुटा सकें। इसलिए राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति अगले 1 साल में थोड़ी और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि टैक्स बढ़ाने के विकल्प कम है, राजस्व जुटाने के विकल्प कम है। देश की दिग्गज FMCG कंपनी ITC अपने होटल कारोबार को अलग करने जा रही है। सोमवार को कंपनी के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी। अब शेयर होल्डर्स और कर्जदारों को इस डीमर्जर के लिए प्रस्ताव देगी कंपनी और उस पर मंजूरी लेगी। हालांकि डीमर्जर का फैसला ITC का शेयर बाजार को पसंद नहीं आया। डीमर्जर की घोषणा के बाद
सोमवार को शेयर बाजार में आईटीसी के शेयर में 4% की गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को भी 3% तक ये शेयर टूट गया था, हालांकि बंद होते होते 2% की ये गिरावट रह गई। लेकिन इन 2 दिनों में एक समय ऐसा था जब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप साफ हो गई। सर, इस खबर का तो लंबे समय से इंतजार था, फिर ये खबर आई तो बाजार निराश क्यों? लेकिन बाजार को बहुत ये फैसला अच्छा नहीं लगा। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि हालांकि जब भी कोई कंपनी डिमर्ज करती है तो अपनी वेल्थ को अनलॉक करती है, संपत्ति को अनलॉक करती है। आईटीसी इतना बड़ा बेहमोथ है, इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके होटल कारोबार के अलग होने से निवेशकों को सीधे उसमें निवेश का हिस्सा और का मौका मिलता और एक और स्टॉक बाहर आता। पर बाजार में 2 वजह थी। एक तो आईटीसी का वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर था, आईटीसी वैसे भी ऊंचे वैल्यूएशन पर थी और हमने आईटीसी धीमे चलने वाला स्टॉक है, लेकिन पिछले 1 साल में हमने आईटीसी में तेज ग्रोथ देखी थी। दूसरी बड़ी बात यह कि आईटीसी समूह से और ज़्यादा उदारता की उम्मीद थी शायद निवेशकों का मानना यह था कि आईटीसी ग्रुप को ने अपने पास इसकी 40% हिस्सेदारी रखी और 60% बाहर डाइवेस्ट किए, इसका बड़ा हिस्सा निवेशकों को दिया जाना चाहिए था। ये 2 बड़ी वजह रही, इसलिए बाजार में इस डिमर्जर का बहुत उत्साहवर्धक असर या इसकी प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक नहीं दिखाई दी। इंजीनियरिंग पूरी करके नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के हाथ मायूसी लग सकती है, क्योंकि आईटी कंपनियां नौकरी देने के मामले में पिछड़ रही हैं। देश की आईटी कंपनियां वित्त वर्ष 2024 में करीब 1.5 लाख ग्रेजुएट को नौकरी देंगी, जबकि 2 साल पहले 2022 में 3,90,000 युवाओं को नौकरी मिली थी। बीते 2 साल से नौकरियों की संख्या में कमी आ रही है। वित्त वर्ष 2023 में यानी पिछले साल 2,30,000 युवाओं को ये नौकरी मिली थी। 2 साल से लगातार कमी, क्या वजह है सर इसकी? अब यहाँ भारत के रोजगार बाजार का एक और थोड़ा सा कड़वा और तल्ख सच दिखाई देता है। भारत में आईटी ग्रेजुएट्स सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में निकलते हैं सूचना तकनीक के कंप्यूटर की पढ़ाई करके या कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई करके, और माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग, सबसे ज़्यादा रोजगार वाला क्षेत्र था। पर जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए अवसरों में कमी हो रही है, और ये बात हम लगातार आपको अपने कार्यक्रमों में मनी9 में बताते रहे हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना शुरू हुआ है, कंपनियों में, स्टार्टअप्स में छटनी शुरू हुई है, यही वो हिस्सा है जहां पर तकनीक आकर रोजगारों को खत्म करेगी या रोजगारों को सीमित करेगी। अब जिन पदों पर सूचना तकनीक कंपनियों में फ्रेशर्स की भर्ती की जाती है, जो कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से निकलकर सीधे आते हैं, उन कामों के लिए कंपनियां तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रही हैं, और इसलिए हमें दिख रहा है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब्स में कमी लगातार हो रही है। फ्रेशर्स को जॉब देने का एक और बड़ा आईटी सेक्टर से एक बड़ा विकल्प था, वो स्टार्टअप्स थे। हमने 2 साल के अंदर स्टार्टअप्स में तमाम फ्रेशर्स को नौकरी लेते देखा जो अपने आईटी की पढ़ाई करके लौटते थे। वो स्टार्टअप का स्पेस भी अब सिकुड़ गया, और अब कुछ बड़े सक्रिय स्टार्टअप जिनको आप देखेंगे, जिनकी बाजार में अच्छी हिस्सेदारी है और जो चल रहे हैं, घाटे तो सबके हैं, वो उनकी संख्या सीमित बची हुई है। 10-12 ही बड़ी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनको आप अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के साथ काम करता हुआ देख रहे हैं। वहाँ भी छटनी हुई है, कर्मचारियों में कमी आई है। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और उस वजह से चीन के शेयर बाजार में लिस्ट रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर लगातार टूट रहे हैं। शेयरों का भाव 8 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया है। प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए चीन की सरकार अब एक राहत पैकेज लेकर आ सकती है। सर, प्रॉपर्टी बाजार में पहली बात तो संकट क्यों, और संकट से इतनी बेचैनी क्यों? चीन की जीडीपी में प्रॉपर्टी का हिस्सा, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का हिस्सा 20% है, और अपने आप में सबसे बड़ा हिस्सा है पूरी दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। चीन की अर्थव्यवस्था में प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी बड़ा निवेश हुआ था 2020 से पहले तक, और 2020 में आपको याद होगा कि एक महत्वपूर्ण बयान आया था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से, जिस बयान के बाद पूरे प्रॉपर्टी मार्केट की तस्वीर बदल गई। शी जिनपिंग ने कहा था कि प्रॉपर्टी इज़ फॉर लिविंग, नॉट फॉर स्पेकुलेशन। हुआ ये कि चीन में सस्ते कर्ज के सहारे प्रॉपर्टी मार्केट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए गए, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए गए, मॉल्स बनाए गए। चीन में एक दौर में स्थिति हो गई कि चीन में खाली पड़ी इमारतों का एक पूरा संसार खड़ा हो गया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बाद चीन की सरकार ने सख्ती शुरू की, बॉन्ड्स फेल होने शुरू हुए। एवरग्रांडे का फेलियर उसके बाद ही आया था, जो कि चीन की सबसे बड़ी कंपनी थी। तो चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ बनते हुए बबल को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती की थी, और सख्ती का नतीजा ये हुआ कि 2020 के बाद से प्रॉपर्टी मार्केट में तेज गिरावट आई। अब यही प्रॉपर्टी मार्केट जो चीन की अर्थव्यवस्था की जान था, वो अब इस संकट में है कि पूरी इकोनॉमी को पीछे खींच रहा है। अभी तक सरकार ने इसकी फिक्र इसलिए नहीं की कि उसको लग रहा था कि बाकी इंडस्ट्री
जो गिरावट प्रॉपर्टी मार्केट में आई है उससे सुधार लेगी। लेकिन अब चीन की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही, खिसक रही। तब चीन में सर्वोच्च राजनीतिक समिति को, पॉलिट ब्यूरो को ये देखना पड़ा है कि वो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए में कुछ दखल करे। दुविधा ये है, पूरी दुनिया के निवेशक ये जान रहे हैं, कल से हम इस पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के निवेशक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिट ब्यूरो करेगा क्या, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मार्केट में स्लो डाउन आया या प्रॉपर्टी मार्केट में जो करेक्शन आया वो तो सरकार ने खुद शुरू कराया था, सरकार की तरफ के से दखल से ही, क्योंकि बाजार में बबल बन रहा था। तो अब क्या फिर सस्ता कर्ज दिया जाएगा, और सस्ता कर्ज दिया जाएगा तो फिर प्रॉपर्टी मार्केट में बबल बनेगा। चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था में भीतरी डिमांड कम है, मकान खरीदने वाले कम हैं, इसलिए ये बड़ी पहेली है, बड़ी गुत्थी है जिसमें चीन की अर्थव्यवस्था उलझी हुई है। तो हालांकि राजनीतिक रूप से इस बात का संकल्प तो दिखाया गया कि प्रॉपर्टी मार्केट की समस्याएं हल की जाएंगी चीन के प्रॉपर्टी बाजार की, पर होगा क्या अभी ये स्पष्ट नहीं है। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई चेन घटने से चीन में मांग बढ़ने की संभावना से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। भाव $83 प्रति बैरल के ऊपर हैं, 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वजह वो दो बड़ी हैं। एक तो बड़े निर्यातक तेल के जो हैं सऊदी अरब और रूस, उन्होंने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की, जिससे आपूर्ति घटी, भाव बढ़ा। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था में जो अभी जैसा अंशुमान जी ने कहा दोबारा राहत देने की बात है, इस सहारे से ऐसा लग रहा है कि मांग बढ़ेगी। इन्हीं की वजह से ये तेजी देखने को मिल रही है। सर, ये तेजी कब तक जारी रह सकती है? जैसा हमने शुरुआत में आपको अपने कार्यक्रमों में बताया था, मनी सेंट्रल में पिछले सप्ताह भी शायद हमने शुभम चर्चा की थी और कहा था कि कच्चे तेल में एक किस्म का बुलिश ट्रेंड बनना शुरू हो गया। तो कच्चे तेल की कीमत आज हम बाजार में देख रहे हैं $82-83 पर बैरल के आसपास पहुंच गई, लंबे वक्त के बाद $80 से ऊपर गई है। चीन की खबर का कितना असर है इस पर यह कहना मुश्किल है, क्योंकि चीन में भी कि स्टिमुलस पैकेज की है, किसी राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन बाजार मान रहा है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने बचाने के लिए जो भी संभव होगा वो करेगा, और उस करने का मतलब ये है कि कर्ज सस्ता किया जाएगा, बाजार में इसमें सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी और उससे डिमांड लाना शुरू होगी। पर इसमें ज़्यादा बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने में शुभम सप्लाई साइड कोशिशों का दिखता है। ओपेक ने फरवरी के बाद से लगातार अपने तेल के उत्पादन में और उसकी आपूर्ति में कमी की, उसको रेगुलेटर टाइट करना शुरू किया, और अब अगस्त की शुरुआत से वो सारा असर एकदम बाजार में आएगा, क्योंकि सारे ओपेक देश अपने उत्पादन में कटौती कर देंगे जो क्रमशः था, और जिन्होंने अपने उत्पादन में पिछली कटौती को लागू नहीं किया था वो भी जुलाई के अंत तक वो कटौती को लागू करके नए फ्रेमवर्क में चले जाएंगे। और इसलिए अब बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश में जितने लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनमें करीब 70% लोग ऐसे हैं जिस किसी तरीके का टैक्स नहीं चुकाते। सिर्फ 30% लोग ही आयकर भरते हैं। आयकर देने वालों का आंकड़ा पिछले 4 वर्षों के दौरान 37% घटा है। सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई। आंकड़ों में पता चला कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल 7 करोड़ 40 लाख आयकर रिटर्न दाखिल हुए। इनमें से 5 करोड़ 16 लाख लोग ऐसे थे जिनकी टैक्स देनदारी शून्य थी, यानी 2 करोड़ 24 लाख लोगों ने ही टैक्स भरा। 19-20 के दौरान 6 करोड़ 48 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने आयकर रिटर्न भरा था, और उनमें भी टैक्स देने वालों का आंकड़ा करीब 3.5 करोड़ के आसपास था। सर, 3.5 करोड़ का आंकड़ा था, अब 2.25 करोड़ के आसपास रह गया। इस साल तो पता चलेगा 31 जुलाई के बाद। ये गिरावट क्यों टैक्स देने वालों की संख्या? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो 37% की गिरावट टैक्स पेयर्स की संख्या में आई। रिटर्न भरने वाले बढ़े, ये आंकड़ा सुर्खियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर नील रिटर्न है, जीरो रिटर्न भरने वाले लोग हैं। जीरो रिटर्न भरने वाले लोग रिटर्न का इस्तेमाल और बाकी दस्तावेजी ज़रूरतों के लिए करते हैं। टैक्स देने वाले, एक्चुअल इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में कमी आई 2020, यानी कोविड से पहले की तुलना में कोविड के बाद, और ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम टैक्स है। तो इसका सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं कि 2020 के बाद जो भारत में बेरोजगारी बढ़ी, जो लोगों की आय में कटौती हुई, जो कंपनियां बंद हुई, उनका असर हमें इनकम टैक्स कलेक्शन पर, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में, टैक्सेबल रिटर्न भरने वालों की संख्या में पर दिखाई दिया। एक और तथ्य समझना जरूरी है कि ये बहुत छोटा सा नंबर है, जो कि 2.25 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो पूरे रिटर्न के परिवेश में जितने रिटर्न भरे जाते हैं उनमें 2.25 करोड़ लोग भी टैक्स देते हैं। इस आंकड़े को अगर हम फर्दर ड्रिल करें और ज़्यादा रिफाइन करें तो ठीक ठाक टैक्स देने, साल में 20,000-25,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स देने वालों की संख्या और भी छोटी हो जाएगी इन 2.25 करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग कम टैक्स वाले, रिटर्न वाले लोग होंगे। यह बता रहा है
कि भारत में जो मध्य वर्ग है, जिसका जो सीधे तौर पर इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है, जब वो सिकुड़ने लगता है, जब उसके खर्च में, उसकी कमाई में कमी आती है, तो सरकार के इनकम टैक्स के आंकड़े में सीधा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये अभी तक के आंकड़े दिख रहे हैं। इस साल के आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस साल के आंकड़ों के बाद हमें पता चलेगा कि ये 2.25 करोड़ लोग भी 2.25 करोड़ रहे कि नहीं रहे, या इस साल जितने रिटर्न फाइल हुए उनमें और भी लोग कम हो गए जो एक्चुअली टैक्स पे कर रहे थे। रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ रही है। सर, ये नई टैक्स रिजीम की तरफ सरकार का फोकस है। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि सरकार कई तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नई टैक्स रिजीम में डाला जाए। इसी का एक तरीका ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नई टैक्स रिजीम है। क्या आपको लगता है कि नई टैक्स रिजीम में अगर लोग शिफ्ट होंगे तो राजस्व पर कोई असर पड़ेगा? ये भी एक दिलचस्प चीज़ देखने वाली है। अगर आप पूरे इनकम टैक्स के पूरे यूनिवर्स को, भारत में इनकम टैक्स का जो भी छोटा सा हिस्सा है उसको देखें, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि रिटर्न फाइलर्स और टैक्स पेयर्स के बीच में बड़ा गैप है, 3 गुने का ऑलमोस्ट गैप है। तो सरकार को भी पता है कि जो जितने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकी प्रोसेसिंग की अपनी कॉस्ट है, इनका हिसाब किताब रखने की अपनी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट सरकार अपने कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन के तौर पर बियर कर रही है, जिससे उनको कोई रिटर्न नहीं मिला, वो कागज और दस्तावेज हैं। तो शायद नई टैक्स रिजीम बनाते समय जो आंकड़े बताते हैं, ऐसा संकेत देते हैं शुभम, कि नई टैक्स रिजीम की तरफ लोगों को पुश करते हुए, और अब तो दबाव बनाकर पुश करते हुए, बाय डिफॉल्ट रिजीम को बनाते हुए, सरकार ने यह भी सोचा होगा कि जितना भी छोटा हिस्सा इनकम टैक्स पे करने वाला है उसकी सारी रियायतें खत्म कर दी जाएं, उसे एक सामान्य टैक्स रिजीम में ला दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है ही नहीं, 2.25 करोड़ लोग हैं जिनसे आप इनकम टैक्स हर साल रिटर्न के हिसाब से वसूलते हैं। तो उनको जो रियायतें दी जाएं उन्हें और कम कर दिया जाए। तो अब सरकार की लगातार कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई टैक्स रिजीम के हिस्से में चले जाएं, क्योंकि जो सीमित टैक्स पेयर्स हैं उनकी भी रियायतें बिल्कुल सीमित रखी जाएं, जो कि राजस्व का नुकसान जो इनकम टैक्स रियायतों के तौर पर हर साल होता है 80C, 80D और तमाम सारी धाराओं के तहत, उसे भी सीमित कर दिया जाए। तो अगर आप गौर से देखें शुभम, तो इनकम टैक्स का बेस नहीं बढ़ा है भारत में। जो तमाम कोशिशें, चर्चाएं पिछले 6-7 साल में इनकम टैक्स का बेस बढ़ाने की चर्चाएं सुनते रहे, वो बेस नहीं बढ़ा है। रिटर्न फाइलर्स तो बढ़े हैं, रिटर्न तो कोई भी फाइल कर रहा, पर एक्चुअल बेस में कोई बहुत बड़ा जंप हमें नहीं दिखाई दिया है। और इसके भीतर भी जाकर जो सब्सटेंशियल टैक्स देने वाले लोग हैं, जिनसे आप पर्याप्त मात्रा में टैक्स वसूल रहे हैं, वो हमें इसमें से दिखाई नहीं देता है, उसकी में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। और इसीलिए सरकार को अब ये सोचना पड़ा कि जब बेस नहीं बढ़ रहा है तो रियायतें खत्म कर दी जाएं, यानी जितना छोटा सा बेस है उससे अधिकतम टैक्स वसूल लिया जाए। आयकर विभाग के ही दूसरे कमरे में एक दूसरा काम चल रहा है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जो फर्जी दस्तावेज देकर आयकर रिटर्न भरते हैं, टैक्स छूट लेते हैं। इसके लिए पिछले 6 वर्षों के आंकड़े खंगाले जा रहे हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को टैक्स नोटिस भेजा जा चुका है। साथ में आयकर विभाग की नज़र उन लोगों पर भी है जो 1 से ज़्यादा पैन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आयकर विभाग उन लोगों की जानकारी भी जुटा रहा है जो महंगी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं लेकिन टैक्स नहीं चुकाते, यानी कि कई तरह से अब टैक्स चोरों को घेरने की कोशिश है। सर, ये नोटिस किन लोगों को भेजेगा 1 लाख? शुभम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जब कम टैक्स पेयर बचे हैं तो सरकार अब उन्हीं से सब कुछ कराना चाहती है, उन्हीं से कोशिश करना चाहती है। 1 लाख लोगों को इनकम टैक्स रीअसेसमेंट के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये भारत के इतिहास में इनकम टैक्स का सबसे बड़ा रीअसेसमेंट है आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए। 1 लाख लोगों को एक साथ, और अभी इसमें जो सीमा रखी गई है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख से ऊपर है, उन लोगों को इस सीमा में रखकर उनसे उनके पूरे टैक्स का पिछले 6 साल के 4 से 6 साल के टैक्स भुगतान का रीअसेसमेंट कराया जाएगा। यानी 4 से 6 साल में उन्होंने जो भी रिटर्न फाइल किए होंगे, जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल किए होंगे, जो खरीद का डेटा होगा, उस डेटा के आधार पर इनकम टैक्स उनका रीअसेसमेंट करेगा, और इतनी बड़ी संख्या में रीअसेसमेंट करेगा। अगर इस आय सीमा को 50 लाख से घटाकर 25 लाख कर दिया जाए तो और बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी जो इस दायरे में आ जाएगी। मेरे अपने हाल फिलहाल की जानकारियों में पिछले 1 दशक 2 दशक में इतना बड़ा रीअसेसमेंट, इतने मतलब 50 लाख रुपए की आय वाले लोगों का और इसके आसपास के आय वाले लोगों का नहीं हुआ होगा। कोशिश ये है कि सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन लोगों ने टैक्स चोरी की है, इन्होंने टैक्स छुपाया है, इनके सारे खर्च, इनकी सारी कमाई, इनका सारा निवेश सही ढंग से मैप हुआ है कि नहीं हुआ है सिस्टम में। और अब ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास बहुत सारे आंकड़े और डेटा मौजूद है, जिस पर हम आपको चर्चा करके बता रहे थे कि रेंट देने वाले लोगों में रेंट रिसिपिएंट और रेंट पेई के बीच के आंकड़ों का मिसमैच दिखता है और इसके लिए नोटिस भेजा जा रहा है। तो उन 1 लाख लोगों के 4 से 6 साल के इनकम टैक्स के रीअसेसमेंट होंगे। इसलिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इस संख्या को, अगर सफलता के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है शुभम कि से 1 लाख में से 50,000 और 25,000 लोगों के भी टैक्स रीअसेस्ड निकले और कम आकलन निकला, तो फिर ये दायरा बढ़ाकर 25 लाख के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी बात जो शुभम ने आपको बताई वो भी जानना जरूरी है
जिनके पास मल्टीपल पैन कार्ड्स हैं, जिनके पास, जिन्होंने महंगे सामानों पर खर्च किया है, शादियों पर खर्च किया है, बड़ी परचेज की है, ये तो वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हमेशा रहते हैं। लेकिन अब इसमें और सख्ती की जा रही है। जिन्होंने सेल्स और परचेज, जिनकी बिक्री 2 लाख रुपए कैश से ज़्यादा ऊपर रिपोर्ट की है, उन्होंने अपने रिटर्न में किसी सेलर के जरिए रिपोर्ट की गई है, उन सब के ऊपर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना शिकंजा डालेगा और उनसे सवाल जवाब करेगा। तो भारत में इनकम टैक्स को लेकर अपने तरीके का सबसे बड़ा असेसमेंट अभियान और सबसे बड़ा इनकम टैक्स का खोजबीन अभियान अब शुरू हो रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से दुनिया भर की टैक्स व्यवस्था में समस्या शुरू हो गई। आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकती है। आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया भर के क्रिप्टो एसेट के लिए टैक्स व्यवस्था को अपडेट करने की जरूरत है। दूसरी तरफ चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमस ने 2 लोगों के साथ मिलकर नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट का नाम वर्डकॉइन रखा गया है। सर, आईएमएफ के नजरिए में क्या कुछ बदलाव होता है? आईएमएफ के नजरिए में थोड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। आईएमएफ उन संस्थाओं में से था जिसने क्रिप्टो का विरोध किया था और क्रिप्टो को आने से रोका था। लेकिन अब आईएमएफ ये मान रहा है कि दुनिया की सरकारें भी क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहती हैं और इसलिए वो टैक्स के नियमों की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ा चेंज है, बड़ा परिवर्तन है। देखना होगा कि दुनिया की सरकारें अपनी क्रिप्टो को लेकर कैसे कानून बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया। सोमवार को सरकार की तरफ से कहा गया कि इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत जारी होने वाले लाइसेंस की अवधि अब 15 साल होगी। पहले ये अवधि 3 साल हुआ करती थी और 3 साल बाद लाइसेंस को दोबारा रिन्यू कराना पड़ता था। केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन रिकवरी के मामलों में बैंक संवेदनशीलता दिखाएं, कड़े कदम ना उठाएं। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लोन रिकवरी के एक सवाल का जवाब देते हुए बैंकों को ये निर्देश दिया है कि वित्त मंत्री ने ये कहा कि ऐसी शिकायतें सामने आई हैं जिसमें कुछ बैंक लोन रिकवरी के लिए ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो दयाहीन है, जो अमानवीय है, जो ना अपनाए जाएं। गोफर्स्ट को विमान लीज पर देने वाली कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में करदाताओं को पक्षकार बनाने के लिए विरोध किया है। लेजर्स ने विमानों के रजिस्ट्रेशन रद्द कराने पर अपनी याचिका में कर्जदाताओं को पक्षकार के रूप में शामिल कराने का विरोध दर्ज कराया था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सरकार ने 15 साल की लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस बढ़ाकर उसकी अवधि कर दी। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। इससे तमाम लोगों को, जो कंपनियां चला रहे हैं, उनको कम से कम बार लाइसेंस पर के चक्कर लगाने से बचने में मदद मिलेगी। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नया संस्करण लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।